तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजिन स्पिरिचुअल हर्ब कलेक्ट करने के लिए आयरन बैम्बू फॉरेस्ट पहुंच गई, जहां पर बहुत ही खतरनाक आयरन बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं। मगर तभी गाओपिंग और जियांग उसकी हेल्प करने पहुंच गए और जियांग अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी का यूज करके फाइनली उस बीस्ट को मार देता है। हालांकि सेक्ट में वापिस आने के बाद स्टीवर्ट चुआन उन्हें पनिश करना चाहता था, हालांकि फेरी जू ने वहां आकर इन तीनों को बचा लिया। साथ ही वो चुआन को टूशे कोर्टयार्ड से निकाल देती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फेरी जू ने स्टीवर्ट चुआन को पिटाई करके भगा दिया था। तब तक एल्डर शाह भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने आते साथ ही फेरी जू के सामने ग्रीट किया। तभी फेरी जू ने बताने लगी कि अब टूशे कोर्टयार्ड को स्टीवर्ट चुआन कंट्रोल नहीं करेगा, इसलिए यहाँ के जितने भी सारे काम है वो आपको ही संभालने होंगे और हो सकता है कि बाद में पोजीशन परमानेंटली आपकी हो जाए। जो सुनते साथ ही एल्डर शाह काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर जियांग और उसके दोस्त एल्डर शाह के लिए खुश थे क्योंकि एल्डर शाह ने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया। साथ ही फेरी जू इन सबसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुम लोग काफी अच्छे से कल्टीवेट करो, तुम तीनों में काफी गजब की पोटेंशियल है, तो कल्टीवेट करने में बिल्कुल आलस मत करना। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग से सीक्रेटली बात करने लगी। वो उससे कहती कि मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल एबिलिटी को विटनेस किया है और वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी का किसी के सामने शो ऑफ करो, वरना तुम्हारे न जाने कितने ही सारे दुश्मन बन जाएंगे। और इतना कहते साथ ही फेरी जू वहाँ से रवाना हो गई। अब उनके वहाँ से जाने के बाद जियांग काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि फेरी जू को उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी के बारे में कैसे पता चला। और अब यहाँ पर हमें फेरी जू और एंसेस्टर के दरमियान का डिस्कशन दिखाया गया। एंसेस्टर को पता चला था कि स्टीवर्ट चुआन टूशे कोर्टयार्ड को हैंडल कर रहा। वो कहते हैं कि इनर कोर्टयार्ड में चुआन का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसके चलते उसे पनिशमेंट के तौर पर टूशे कोर्टयार्ड में भेज दिया गया। सच बताओ तो मुझे उस बंदे पर जरा भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टूशे कोर्टयार्ड को विजिट करके पता लगाओ कि एग्जैक्टली चुआन वहाँ पर कैसे रह रहा, और अगर चुआन ने कोई भी गलतियाँ की है तो उसे पनिश करो। तुम्हें जो सही लगे वो तुम डिसीजन ले सकती हो। और यही रीजन था कि फेरी जू ने टूशे कोर्टयार्ड से चुआन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये बंदा बेवजह ही लियो फैमिली के लोगों को परेशान कर रहा था। इधर ये तीनों भी एल्डर शाह को ग्रीट करने लगे क्योंकि एल्डर शाह का प्रमोशन हुआ था। जैसे उन्हें स्टीवर्ट शाह के पुकारा गया वो तुरंत ही ब्लश करने लगे। वो कहते प्लीज मुझे स्टीवर्ट मत बुलाओ, वो तो सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा जैसे मुझे एल्डर शाह ही बुलाओ। वहीं पर गाओपिंग उनसे कह रहा था कि सीनियर अब आप टूशे कोर्टयार्ड के मास्टर हो, तो इस खुशी में एक दावत तो होनी चाहिए, इसलिए आज रात में आप सभी को पार्टी देना चाहता हूँ। ये पार्टी होगी हमारे एल्डर शाह और हमारी नई दोस्ती के नाम। लेकिन एल्डर शाह ने पार्टी में ज्वाइन करने से मना किया। वो कह रहे थे कि पार्टियां करना तो तुम्हारे जैसे यंग लड़कों का काम है, भला मेरे जैसा बुढ़ा उसमें क्या करेगा। खैर तुम तीनों अच्छे से एंजॉय करना, उसी से मुझे खुशी मिलेगी। और ये सब बताकर एल्डर शाह वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर गाओपिंग अपने दोस्तों से कह रहा था कि कोई बात नहीं, अगली बार हम एल्डर शाह को जबरदस्ती पार्टी में बुलाएंगे, लेकिन इस बार हम तीनों को ही एंजॉय करना होगा। आज मैं तुम्हें ऐसे लोकेशन पर ले जाऊंगा कि जिसे देखते साथ ही तुम्हें मजा आएगा। और अब हमें एक लेक का सीन दिखाया गया जहाँ पर कई सारी बोट्स थी। दरअसल गाओपिंग इन दोनों को लेकर अपने पार्टी स्पॉट की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ का खाना इतना लजीज है कि अगर तुम्हें मजा नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। और अभी लोग उस लोकेशन पर पहुँच गए जहाँ पर गाओपिंग अपने यूजुअल स्पॉट पर इन्हें लेके जाता है। गाओपिंग ने इन दोनों के लिए काफी मजेदार खाना ऑर्डर किया था। वो कह रहा था दोस्तों आज की दावत मेरी तरफ से है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी शर्माओ, जी खोल के खर्चा करना। अब ये सुनते साथ ही जियांग ने उसके मजे लेने के लिए जानबूझकर 10 और प्लेट की ऑर्डर की, लेकिन गाओपिंग तुरंत ही उसे कैंसिल कर देता है। वो धीरे से बताने लगा कि मेरे भाई मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन इतने नहीं कि तुम पूरे होटल का खाना अकेले खाओ, और वैसे भी यहाँ का खाना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर तुमने एक प्लेट और ऑर्डर करी तो फिर मुझे सीधे किचन में बर्तन मांजने भेज दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही लियोजिन की हंसी छूट गई। इन्होंने देखा कि यहाँ पर आया हुआ हर एक बंदा काफी ज्यादा मजे कर रहा। इन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये लोग गाओपिंग के साथ पार्टी करेंगे। वेल यहाँ पर गाओपिंग जियांग से कहने लगा कि आयरन बैम्बू फॉरेस्ट में तुमने उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर टैलिस्मान से अटैक किए थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास उतने सारे टैलिस्मान कहाँ से आ गए? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है टैलिस्मान काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते, तो जरूर से तुमने खुद उन्हें बनाया होगा। मगर टैलिस्मान बनाना आसान काम नहीं होता, इसके लिए तुम्हें कल्टीवेशन की ची रिफाइनमेंट की सेकंड लेवल पर पहुँचना होगा। साथ ही साथ तुम्हें टैलिस्मान पेपर और ब्रश की भी जरूरत पड़ेगी।
पड़ेगी, और तुमने तो हाल ही में हमारे बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन किया है, तो तुम्हारे पास इतना सारा एक्सपेंसिव मटेरियल कहाँ से आ गया। जिस पर जियांग बताने लगा कि दरअसल सीनियर फेंग शुई ने मुझे वो सारे टैलिस्मान गिफ्ट किए थे। शायद उन्हें पता था कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने मुझे वो तोहफा दिया। जो सुनते साथ ही गाओपिंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, हाँ मैं जानता ही था कि तुम वो टैलिस्मान नहीं बना पाओगे, क्योंकि टैलिस्मान बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। टैलिस्मान की आर्ट को 16 आर्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कहा जाता है। चाहे तुम एक ची रिफाइनर हो या फिर वॉइड रेल्म के मास्टर हो, हर एक ने टैलिस्मान बनाते हुए खुद को घायल किया है। मगर फिर भी लोग टैलिस्मान बनाना नहीं छोड़ते, क्योंकि टैलिस्मान बनाकर तुम ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। इनफैक्ट कल्टीवेशन की दुनिया में टैलिस्मान ही पैसा कमाने का सबसे फास्टेस्ट वे है। जितना जबरदस्त टैलिस्मान तुम बनाओगे उतना ही ढेर सारा पैसा तुम्हारे पास आएगा। जो सुनते साथ ही लियोजिन उससे कहने लगी, किसी ने रहा आपके पास तो टैलिस्मान का काफी सारा नॉलेज है। जिस पर गाओपिंग कहने लगा कि भला मेरे पास नॉलेज कैसे नहीं रहेगा, आफ्टर ऑल मेरे पेरेंट्स टैलिस्मान के क्राफ्टर्स हैं। वो खुद कई सारे टैलिस्मान बनाकर उसे सेल करते हैं। जिस पर जियांग कहता है कि सीनियर, अगर आपके पेरेंट्स टैलिस्मान के एक्सपर्ट्स हैं, तो फिर आपको भी पता ही होगा कि टैलिस्मान कैसे बनाया जाता। मेरे ख्याल से आपने भी टैलिस्मान बनाने में महारत हासिल की होगी। जो सुनते साथ ही गाओपिंग हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि ना, मुझे तो टैलिस्मान बनाना नहीं आता। दरअसल मैं मेरे पेरेंट्स जितना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन देखो मेरे पास इस सबसे स्पेशल मैनुअल है। इसे टैलिस्मान क्राफ्टिंग मैनुअल कहा जाता। तो लियोजिन उससे कहने लगी कि सीनियर, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उस मैनुअल को पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है कि हम भी आगे चलकर अपने टैलिस्मान बना सके। जिस पर गाओपिंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही प्लान था कि हम तीनों मिलकर कई सारे टैलिस्मान बनाएंगे और फिर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। हालांकि जियांग को पता था कि टैलिस्मान बनाना इतना आसान नहीं होगा। अगर ये आसान होता तो यहाँ मौजूद हर एक बंदा रईस बन जाता। जिसके बाद वो गाओ से कहने लगा कि सीनियर, क्या कभी आपने सांगझाओ का नाम सुना है? जिस पर गाओ जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तुम सांगझाओ को जाना चाहते हो। मेरे पेरेंट्स तो हमेशा सांगझाओ काउंटी को विजिट करते रहते, वहाँ पर उनका ढेर सारा बिजनेस है। वेल, सांगझाओ सदनचू रीजन की मेन काउंटी है और वो यहाँ से हजारों मील दूर होगी। वहाँ जाने के लिए तुम्हें इंटर डिमेंशनल फ्लाइंग वेसल की जरूरत पड़ेगी। और अब तुम पूछोगी कि फ्लाइंग वेसल हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमारे सेक्ट से लगभग 100 मील दूर एक टियानजू फेंग नाम का मार्केट है। साल में एक बार वहाँ से एक फ्लाइंग वेसल निकलती है जो कि तुम्हें बड़े ही आराम से सांगझाओ तक पहुंचा देगी। जिस पर जियांग कहने लगा कि सीनियर, उस फ्लाइंग वेसल में हमें फ्री में तो एंट्री नहीं मिलेगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वहां जाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा? जिस पर गाओ बताने लगा कि मेरे भाई, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि फिलहाल हम तीनों उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास कभी इतना पैसा नहीं आएगा। तो जियांग उससे एग्जैक्ट अमाउंट पूछने लगा। जो सुनते साथ ही जियांग उन्हें अपनी 3 उंगलियां दिखाता है। जो देख जियांग कहता है कि शायद वहाँ जाने के लिए हमें 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स का खर्चा लगेगा। जिस पर गाओ कहने लगा, ना मेरे भाई, तुम पूरी तरह से गलत हो, हमें 300 नहीं बल्कि 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स लगेंगे। और वाकई ये अमाउंट काफी ज्यादा ह्यूज थी, जिसे तीनों भी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। लियोजिन कहने लगी कि हमें अपने सेक्ट से हर महीने बस 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं और उसी में हमें अपने कल्टीवेशन के रिसोर्सेज को भी परचेज करना पड़ता। वैसे तो फिर हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, तो पता नहीं हम 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स जमा कैसे करेंगे। जिस पर गाओ बताने लगा कि तुम दोनों भी कल्टीवेशन की दुनिया में नए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि यहाँ पर पैसा कमाना कितना ज्यादा मुश्किल है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा होगा तुम अपनी कल्टीवेशन को उतना ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते, लेकिन अगर कल्टीवेशन ही नहीं तो फिर तुम पैसा भी नहीं कमा पाओगे। यानी कि एक गरीब हमेशा गरीब रहेगा और रईस हमेशा रईस रहेगा। लेकिन तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, कोशिश करो तो कामयाबी जरूर से हासिल होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम जरूर से कमा लोगे, बस उसके लिए तुम्हें काफी तगड़ी मेहनत करनी होगी। और ये मत भूलो कि तुम्हारा सीनियर भाई गाओ भी तुम्हारे साथ है। जिस पर जियांग कह रहा था कि क्यों ना आज एक फैसला किया जाए। फिलहाल हम तीनों भी ची रिफाइनिंग की पहली लेवल पर हैं, तो हम तीनों का मिशन होगा ची रिफाइनिंग की 2nd लेवल को अचीव करना। उसके बाद हम टियानजू फेंग मार्केट को विजिट करेंगे, वहाँ से हम कुछ जरूरी सामान खरीद कर अपने टैलिस्मान बना सकते हैं। वेल, ये आइडिया गाओ और लियोजिन को भी काफी ज्यादा पसंद आई। वो कह रहे थे कि अब हमारा अगला टारगेट होगा ची रिफाइनिंग की 2nd लेवल, और फिर इन तीनों ने कल्टीवेशन के नाम से
चीयर्स किया। यहाँ पर जियांग दिल ही दिल में सोच रहा था कि टैलिस्मान क्राफ्टिंग ही अब हमारी टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। और अब हमें सीधे 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर गाओपिंग, जियांग और लियो जिन ये तीनों भी ची रिफाइनिंग की सेकंड लेवल पर पहुंच चुके थे। इन तीनों ने काफी तगड़ी मेहनत करते हुए इस लेवल को अचीव कर लिया और अभी तीनों भी टियांजुफिंग मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ से इन्हें टैलिस्मान के लिए जरूरी मटेरियल को परचेस करना था। वेल यहाँ पर एल्डर शाह इन तीनों को डायस पर लेके आते हैं। गाओपिंग उनसे कह रहा था कि हम तो मार्केट जाने वाले थे, आप बेवजह हमें यहाँ पर लेके आए हो। जिस पर एल्डर शाह कहते हैं कि तुम लोग मार्केट जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले थे, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऐसे ही जाया करो, और इसी वजह से मैं तुम तीनों के लिए एक फ्री सवारी का इंतजाम कर रहा हूँ। इतना कहते साथ ही एल्डर शाह ने बड़े ही जोर से विसल बजाई और उनके विसल की आवाज सुनते साथ ही वहाँ पर बड़ा ही शानदार स्पिरिचुअल बर्ड अपीयर हुआ। उसकी खूबसूरती देखकर ही इन तीनों के होश उड़ गए। साथ ही वो परिंदा भी इनके गोल गोल चक्कर काटने लगा और अब वो डायस पर लैंड हो जाता है। यहाँ पर गाओपिंग एल्डर शाह से पूछ रहा था कि स्पिरिचुअल बर्ड का क्या नाम है, जिस पर एल्डर शाह बताते हैं कि इसका नाम है 7 टेल्ड स्पिरिट आउल। ये हमारे टूशे कोर्टयार्ड का माउंट है, लेकिन स्टीवर्ट चुआन ने कभी इसे दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। वो हमेशा अकेले ही इसका इस्तेमाल करता था, मगर अब वो यहाँ पर नहीं है तो हमें इस परिंदे को छुपा के रखने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इसी पर सवार होकर मार्केट जाओ, इस तरह से तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सब सुनकर ही गाओपिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे टूशे कोर्टयार्ड के पास इतना शानदार परिंदा है। साथ ही एल्डर शाह इन्हें बताने लगे कि टियांजुफिंग काफी क्राउडेड मार्केट है, वहाँ पर तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भी सेफ रहो और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। सो अभी तीनों भी एल्डर शाह का शुक्रिया अदा करते हुए उस परिंदे पर सवार हो गए। उन्हें तो इस परिंदे पर बैठकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही जियांग को पता था कि उस मार्केट में जाकर इन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो मार्केट इनकी सेक्ट की टेरिटरी से बाहर था। और फिर काफी ज्यादा मजे करते हुए फाइनली ये लोग उस मार्केट के इलाके में पहुंच गए। इन्होंने देखा कि टियांजुफिंग का मार्केट एक स्पाइडर जैसे डिजाइन किया है। गाओ बताता है कि इस मार्केट को सेलेस्टियल स्पाइडर की कोर से ही बनाया गया था, तो तुम्हें उस स्पिरिचुअल बीस्ट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर महसूस होगी। और फाइनली ये लोग मार्केट में लैंड हो जाते हैं। लियोजिन तो उस स्पिरिचुअल बर्ड के गले लगकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन गाओ जैसे उसका लाड़ करने गया वो फटाफट से वहाँ से भाग निकलती है। वेल यहाँ पर गाओ जियांग को बताने लगा कि हमने 2 टीम्स में स्प्लिट होकर अपने टैलिस्मान के पेपर्स और ब्रशेस को ढूंढना चाहिए और फिर शॉपिंग होने के बाद हम यहीं पर दोबारा मिलेंगे। तो इस तरह से गाओ इन दोनों से अलग हो गया। वहीं पर जियांग और लियोजिन एक शॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जियांग शॉपकीपर से स्पिरिचुअल टैलिस्मान के बारे में पूछने लगा, तो बंदा महज एक टैलिस्मान की कीमत 15 स्पिरिचुअल स्टोन बताता है। वहीं दूसरी तरफ गाओ भी स्पिरिचुअल ब्रश परचेस करने के लिए निगोशिएट करने लगा। वेल उसकी भी कीमत काफी ज्यादा थी, तो गाओ ने एक गोल्ड परचेस कर लिया। उसने निगोशिएट करके काफी सस्ते दाम में इसे खरीद लिया था। जिसके बाद उस जियांग और लियोजिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहीं पर 2 बंदों की गाओ पर नजर थी। वो लोग कहने लगे कि ये बंदा तो शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा, इसका शिकार करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लियोजिन जियांग को बताने लगी कि यहाँ पर तो टैलिस्मान के रेट्स काफी हायर हैं। अगर हमें हायर ग्रेड का टैलिस्मान खरीदना है तो 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे, तो इतने महंगे टैलिस्मान हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पर जियांग कहने लगा कि हमें बस टैलिस्मान बनाने का पेपर मिलना चाहिए, अगर उसी पर प्रैक्टिस करके हम टैलिस्मान क्राफ्ट करना सीख गए तो ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते। फिर तो हमें कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए फैक्शन के पैसों पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। हालांकि लियोजिन उसे बताने लगी कि टैलिस्मान ब्रश की कीमत 100 स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा है और उतने में जियांग की स्पिरिचुअल एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। वो जियांग का मुंह दबाकर उसे किसी डायरेक्शन की तरफ ले जाने लगे। यहाँ पर बेचारा जियांग तो लियोजिन को आवाज भी नहीं दे पाता और उतने में वो दोनों हाथ उसे उठाकर ले जाने लगे। इधर लियोजिन मायूस होते हुए कहने लगी कि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं कि हम स्पिरिचुअल ब्रश खरीद पाए। और फिर जैसे उसने पीछे पलटकर देखा कि जियांग तो वहाँ से गायब है, उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि जियांग उससे बिना कोई बात करे कहाँ चला गया। इधर उस स्पिरिचुअल एबिलिटी जियांग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। तब तक लियोजिन ने भी उसे देख लिया था, तो तुरंत ही उसे फॉलो करने लगी और फाइनली उस स्पिरिचुअल एबिलिटी ने उसे एक घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब तक लियोजिन भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बेचारी तो काफी ज्यादा थक गई थी। वो जियांग से पूछती कि बोलो तुम
मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे, लेकिन जियांग के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। वो खुद जानना चाहता था कि आखिर उसकी एबिलिटी ने उसे यहाँ पर क्यों लाया होगा। और अभी लोग उस घर में एंटर करते हैं जो कि काफी ज्यादा बिखरा पड़ा था, और अभी दोनों एक बड़ी सी फर्नेस के पास पहुँच गए। तभी वहाँ मौजूद पेट उनसे कहने लगा कि बिल्कुल भी किसी चीज को हाथ मत लगाना, वरना मेरे मास्टर तुम्हारी धुलाई लगा देंगे। और उतने में एक मास्टर वहाँ पर पहुँच गया। वो जियांग से कह रहा था कि ऐसी कोई चीज ब्रेक मत करो जिसकी कीमत तुम अदा न कर सको। और अब उस मास्टर ने बड़ी तेजी के साथ वहाँ रखे हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वेल, उसकी स्पीड को देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। तब तक उस मास्टर ने उन सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को अपने फर्नेस में ऐड कर दिया और अब यहाँ पर उसकी रिफाइनिंग शुरू हो चुकी थी। जियांग समझ गया कि मास्टर तो एक एक्सपर्ट है, इसलिए तुरंत ही उसके सामने ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं टैलिस्मान को क्राफ्ट करना सीखना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे कोई अच्छा सा टैलिस्मान ब्रश रिकमेंड कर सकते हो। जिस पर मास्टर कहने लगा कि इसके लिए तो तुम्हें 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। अब इनके पास तो पहले ही पैसे नहीं थे, तो जियांग उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने हाल ही में बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन किया है, हमारे फैक्शन से जो मंथली एक्सपेंस मिलता है हम उसी पर गुजारा चला रहे। जो सुनते साथ ही उस मास्टर ने फटाफट से वहाँ का दरवाजा ओपन किया। वो मास्टर कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो दरवाजा वहाँ पर है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मास्टर को कन्विंस कैसे करे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।